मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम इस पूरे लेक्चर सीरीज़ के एक आखिरी टॉपिक पर पहुंच गए हैं, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस को उठा सकते हैं। जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पूरा जो चैप्टर है, जो कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक था, वो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। जिसने अभी तक वो नहीं देखा है, उसके कुछ वीडियोस को आप यूट्यूब पे देख सकते हो। बाकी वीडियोस को अगर देखना है आपको, तो आप वहाँ पर जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके गूगल केमिस्ट्री के देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पर जो आपके लिए खड़ा हूँ, वो बेसिकली इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँगा, जो बच्चे यूट्यूब पर हैं जुड़े हुए हैं मुझसे, मैं उनके लिए भी ये वीडियो डलवा दूँगा। आपको यहाँ देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से मैग्नेटिज्म में यही 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इनको लगा लेते हैं, इनको आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, इनको आप समझ लेते हैं, वीडियोस को देख लेते हैं मेरी जो मैंने पढ़ाया है, तो इनमें से 1-2 क्वेश्चंस आपको 100% मिल जाएंगे, जो कि मैग्नेटिज्म से आते ही आते हैं हर साल पेपर में। एक तरह से कह लीजिए पेपर आउट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन उठाने हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से फाइनली लिखना है। और इन 5 में भी मैं 2-3 एकदम इंपॉर्टेंट आपको बता के जाऊँगा आखिरी में। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 10th क्लास के लिए बेसिकली ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जो कि मैं पहले ही लेक्चर सीरीज 10th क्लास के ले रहा हूँ, उसकी सीरीज़ में ये क्वेश्चन सीरीज़ है। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये क्वेश्चन मैंने अपने से लिए नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैक्सिमली पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये ईयर्स हैं, 15, 16, 17, 13, 12, 14, ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं आपको पाँचों क्वेश्चन ध्यान से समझाऊंगा, और जिन लोगों ने नहीं समझा है इसको वो मेरी वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन उठाना है। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको ये पता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है, तब तो आप इसके डिफरेंस के बारे में जानोगे। तो जैसे देखिए, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या है ये मैंने बताया है आपको। अगर नहीं बताया है तो इसको जान लीजिए, जो नहीं जानता है। अल्टरनेटिंग का नाम ही है ऑल्टरनेट, जैसे नाम से ही क्लियर है। एक होने के बाद एक छोड़कर फिर उसके बाद दूसरा, फिर एक छोड़कर फिर उसके बाद दूसरा, यानी एक चीज़ होने के बाद एक उसी के बराबर का गैप और फिर एक उसी के बराबर के एक अगला मोशन। जैसे मैं एग्जांपल में वेव के फॉर्म में बनाऊं तो आप शायद अच्छे से ज़्यादा समझ पाओ। जैसे ये मैंने बनाया, तो ये जो वेव्स मैं ट्रैवल करा रहा हूँ, ये एक बार ऊपर, एक बार नीचे और फिर एक बार अब ऊपर। तो जो ये वेव्स होंगी, जब ये वेव्स ट्रैवल कर रही होंगी पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द मीडियम, जब ये ट्रैवल कर रही होंगी, तो इन्हीं वेव्स को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग वेव्स कहते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट भी बेसिकली आप कह सकते हैं। ज़्यादातर जब आप बड़े क्लासेस में जाते हो इनको अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वेव्स कहते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे यूज़ करने लगते हैं वर्ड सिनुसाइडल वेव। अब आपके लिए वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सिनुसाइडल क्या है, आप जानने के लिए परेशान हो जाएंगे। तो परेशान मत होइए, सिनुसाइडल वेव का सिंपल मतलब है साइन वेव से है, यानी वो वेव जो साइन वेव के फंक्शन के ग्राफ को फॉलो करे। तो ये बेसिकली साइन का वेव का फंक्शन है, तो इसको सिनुसाइडल वेव भी कहते हैं। खैर आपको उतना जानना नहीं है यहाँ पर, बस आपको ये जानना है कि अल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसे ट्रैवल करती है, एक बार ऊपर फिर उसी रेशियो में एक बार नीचे, फिर एक उसी रेशियो में ऊपर फिर उसी रेशियो में नीचे, इस तरीके से करते हुए ऑल्टरनेटिवली जब कोई वेव ट्रैवल करे या करंट ट्रैवल करे तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये तो सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी आप ये कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली क्या है कि एक ऐसी करंट जब कोई वो ट्रैवल करे तो उसका जो कह लीजिए कि डायरेक्शन है बेसिकली, यानी आप उसको इस वेव को डायरेक्शन के फॉर्म में ही कह सकते हो कि एक बार ऊपर जाना फिर एक बार उसी रेशियो से नीचे आना। जो उसका डायरेक्शन होता है वो बेसिकली चेंज करता रहता है जब वो फ्लो करता रहता है किसी मीडियम में, तो ऐसे वेव को हम कहते हैं व्हाट? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट करंट आ जाता है, नाम से क्लियर है डायरेक्ट, यानी किसी भी तरीके से ऑल्टरनेट वर्ड नहीं है। एक बार जहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो लगातार चलता चला जा रहा है, किसी भी तरीके से एक बार ऊपर फिर उसी रेशियो में एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे, ऐसे चेंजेस उसके अंदर नहीं आ रहे हैं। वो ओरिजिनेट हुआ, ट्रैवल एक बार ओरिजिनेट हुआ, सीधा ट्रैवल कर गया, दैट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब आप समझने वाले बच्चे अगर कॉमन सेंस में समझेंगे इसको तो आप समझ पाएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ करंट इन अल्टरनेट वे, यानी अल्टरनेट मैनर में साइनोसाइडल वेव जो हमने बनाया था उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एक सीधी लाइन में जब कोई ट्रैवल करे तो उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो आप ये जानोगे कि इसके बीच में डिफरेंसेस और क्या हो सकते हैं सर?
तो इसके बीच में जो और डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि जो सिनुसाइडल वेव होता है, सॉरी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, ये ग्राफ, ये कुछ यही ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ है। लेकिन जब वहीं पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका, डायरेक्ट करंट का, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है जो मैंने यहाँ पे आपको अभी पहले बनाया था। तो एक डिफरेंस तो आ गया कि जो इनके ग्राफ होते, एक तो हो गया कि दोनों का नेचर, एक ऑल्टरनेट वे में ट्रैवल करता है और एक डायरेक्ट वे में ट्रैवल करता है, यानी एक का डायरेक्शन नहीं बदलता, दूसरे का डायरेक्शन बदलता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दोनों के ग्राफ से रिलेटेड है कि एक का ग्राफ सिनोसाइडल वे में ड्रॉ होता है और एक का ग्राफ स्ट्रेट लाइन वे में ड्रॉ होता है। दूसरी चीज़ ध्यान देना है कि डीसी करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो हमारे हाथ में है ना यार, सिंपली समझो कि बैटरी से पावर कम देना, बैटरी से पावर ज़्यादा देना, वो तो हमारे हाथ में है। अल्टरनेटिंग करंट में भी करंट हम किसी सर्किट के थ्रू कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब किसी एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट की भी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी मात्रा दोनों का कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नीट्यूड अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है डायरेक्ट करंट की, वो कभी भी नहीं बदलती है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती रहती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ आ जाती है, जो आखिरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें, बेसिकली आपको इस एसी और डीसी में देखने को मिलेगा कि जो एसी करंट होती है वो वो बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होती है, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट से, बड़े बड़े जैसे हमने अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर पढ़ा था, आपको याद होगा ना, जनरेटर मैंने पढ़ाया था, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डलवाया, आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा एसी और डीसी का डिफरेंस मैंने बताया आपको। उससे बेस्ट आपको कहीं कंटेंट मिलेगा नहीं, उस कंटेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, एक बार उसको ट्राई करिएगा आप। तो एसी करंट, जहाँ पर मैंने एसी जनरेटर आपको बताया था, तो उस एसी जनरेटर से आप क्या कर सकते हो, करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, उस एसी जनरेटर से यानी अल्टरनेटिंग करंट पैदा कर सकते हो, तो वो एक सोर्स है। लेकिन वहीं जब डीसी की बात करते हो तो डीसी जनरेटर तो है ही करंट फ्लो कराने के लिए, साथ ही साथ बैटरी हो गया, सेल हो गया, ये सब हमारे क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली आप एग्जांपल में लिख सकते हो कुछ कि जैसे एसी करंट के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, अल्टरनेटिंग जनरेटर जैसे एग्जांपल्स जो एसी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि वहीं डीसी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल डीसी जनरेटर और साथ ही साथ वोल्टेज, बैटरी, सेल, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था ओवरऑल एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस। ये क्वेश्चन आपका 17, 14, 15, 13 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा इस वीडियो को ही एक बार देखकर चले जाएंगे आप, तो इनमें से सारे क्वेश्चंस आप करके ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ एसी एंड डीसी जनरेटर। मैं इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तोड़कर भी आपको दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि एक ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाने के चक्कर में लंबी हो जाता है, तो इस वजह से मैंने एसी और डीसी को एक में ही डाल दिया है। अब आप कहोगे सर ये एसी डीसी को मैं समझूंगा कैसे, तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा नहीं ये क्या है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मेरा यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, यूट्यूब पे एसी और डीसी का बहुत ही प्यारा सा वीडियो पड़ा है। आई थिंक वो मैक्सिमम 30 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो होगा। अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड भी करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एसी और डीसी का वर्किंग और प्रिंसिपल मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ समझाया है, उस वीडियो को जाकर देखिए। उसके बाद ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा आप एसी और डीसी का वर्किंग। और आप देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 13, 12, 9, 8, 17, ये कंसिस्टेंटली ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, इनको छोड़कर नहीं जाना है। दूसरा टर्म है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब जैसे वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है, ये भी मैंने कराया है। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ कराया है, तो ये जो मैंने पढ़ाया है वो आपको गूगल केमिस्ट्री का ऑफिशियल ऐप पर पढ़ाया है, तो आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या नाम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, जो अगर यूट्यूब पर वो वीडियो नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली जब काम करता है तो वो करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपकी, क्या हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे आपने बाहर से सोर्स लगा दिया, बैटरी लगा दिया, डायरेक्ट करंट, एसी करंट, कुछ भी आपने बैटरी लगा के, कुछ भी सोर्स लगा के आपने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। आपके एनसीईआरटी के बुक में वो फिगर इलेक्ट्रिक मोटर का बना है, आप उसको खोल कर बैठिए तब समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ स्पेस का मैं बना नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा सा बना भी सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, एक बार आप देख लीजिए। जैसे आप जब मोटर को देखेंगे तो कुछ नॉर्थ साउथ पोल ऐसा आपको बैटरी दिखेगा, आपके बुक में बना हुआ होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर हमने लगाए होंगे क्या नाम है, स्लिट रिंग्स लगाए होंगे, यहाँ पर ब्रशेस बने होंगे और ये बैटरी की सप्लाई होगी, कुछ इस तरीके से हमने बैटरी या सेल लगाया होगा। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सिस्टम के अंदर हम करते क्या थे
कि ये जो स्लिट रिंग्स लगाते थे ये बेसिकली कम्यूटेटर की तरह यूज़ करते थे। चलिए ये वर्ड में भी आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा, इसके बाद अभी डिस्कस करूँगा। पहले इस सिस्टम को समझिएगा। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर था, ये बेसिकली करता क्या था, इलेक्ट्रिसिटी से क्या कन्वर्ट करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता था, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। तो आप कहोगे सर इसका काम कहाँ है, तो मैंने बताया था कि इसका काम जो होता है वो आपको बेसिकली देखने को मिलेगा जैसे जो फ़ैन हो गया आपका, भाई फ़ैन क्या करता है, हमको हवा देता है, तो मैकेनिकल सेंस है ना ये बेसिकली। विंड मिल जैसे चलता है, अगर विंड मिल को हम विंड से ना चलाकर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दो, जो पंखा चलेगा उससे हवा हमको लगेगा, उससे कुछ भी मतलब हवा महसूस कर सकता है, मैकेनिक्स महसूस कर सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, जो टर्बाइंस हो गए, जो ये सारी चीज़ें जो चलती हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हमको एज अ मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो ये तो जनरल सेंस हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब। अब उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसमें हमने क्या लिया है, बार मैग्नेट लिया है नॉर्थ साउथ पोल का, एक कॉपर की या किसी भी चीज़ की आप कॉइल ले सकते हो, मतलब किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का एक कॉइल ले सकते हो। साथ ही साथ 2 स्लिट रिंग्स हमने लगाई हैं, ये भी कंडक्टिंग होती हैं। 2 कार्बन ब्रशेज हमने लगाए हैं, ये भी याद रखिएगा, और एक सेल या बैटरी लगाया है। बस ओवरऑल पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन यही है और कुछ नहीं है इसमें। दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है, बस वही कॉन्सेप्ट है कि इसका जो प्रिंसिपल होगा ये किस पर काम करेगा, इसका भी जो प्रिंसिपल होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा। यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिज्म फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रही हैं, इस रॉड को घुमा रहे हैं, तो वहाँ पर जो करंट जनरेट हो रही है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस पर लगेगा, इसके बारे में मैंने बताया है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ऑपरेट होगा ये, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पर AC और DC जनरेटर जो है वो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल पर होगा। अभी हम राइट और लेफ्ट हैंड रूल पे आखिरी क्वेश्चन में आएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से ऑपरेट होगा कौन सा, इलेक्ट्रिक मोटर, इसको याद रखना है। साथ ही साथ जब हम ये देखेंगे कि ये इसमें मेन चीज़ जो आपको बेसिकली ध्यान देनी है, इसमें जो ये रिंग्स लगे होते हैं इनका नाम होता है स्लिट रिंग्स, इनको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स, सॉरी नॉट स्लिट, स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, स्लिट है कि स्प्लिट है, लेकिन होते ये यही हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, कम्यूटेटर की तरह यूज़ किए जाते हैं। यानी इसमें अगर करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो इन स्लिट रिंग्स का काम क्या होता है, उस करंट को एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट करना। मतलब आप इनको ये भी कह सकते हो कि एक तरीके से यूज़ किए जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने के लिए। आप इनको ये भी कह सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि DC करंट की डायरेक्शन क्या होती है, यूनि डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन होती है। तो बेसिकली इन स्प्लिट रिंग्स को या स्लिट रिंग्स जो भी आप वहाँ पर देख लीजिएगा, इनको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर्स कहते हैं। तो कम्यूटेटर्स का नाम बेसिकली कई बार पूछ लेता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट आर द पर्पज ऑफ यूजिंग कम्यूटेटर्स इन द DC जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट आर द पर्पजेज ऑफ स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर्स। तो आप ये बता दीजिएगा कि कम्यूटेटर्स या स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है कि AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करना। आपको पता है कि DC करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, जबकि अल्टरनेटिव करंट अपना डायरेक्शन बदलती रहती है। इसके बारे में हम लोग आगे इस AC और DC वाले जनरेटर वाले जो वीडियो है उसमें आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल एक इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग के बारे में वही है कि जब हमने इसको सप्लाई दिया तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी सप्लाई दिया तो ये पूरा का पूरा ये जो प्लेट थी वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो एक करंट इंड्यूस होगी, भाई करंट आप प्रोवाइड कर रहे हो। जब करंट प्रोवाइड करोगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही हैं और इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस करा रहे हो आप, उससे एक फोर्स जनरेट होगा। जब फोर्स जनरेट होगा तो ये क्या होगा, ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगी, गोल गोल घूमेगी। गोल गोल घूमने का मतलब ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। जब ऐसे ऐसे रॉड रोटेट करेगी या प्लेट रोटेट करेगी तो क्या होगा, इस पूरे के अंदर एक फोर्स जनरेट कर रहे हो आप ना, एक तरफ ये नीचे जाएगा, एक तरफ ये ऊपर जाएगा, फिर एक तरफ ये नीचे जाएगा, एक तरफ ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब बस इतना ही है कि अगर आप इसको सही सेंस में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक मोटर कुछ और नहीं हो सकता है, DC मोटर की तरह ही है, लेकिन DC जनरेटर की तरह। बस एक डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। वहाँ DC जनरेटर में किसी तरीके से बैटरी नहीं लगाते। हम वहाँ क्या करते हैं, एक बाहर से ही कोई विंडमिल या कोई मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। बस DC जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर में आपको डिफरेंस यही मिल जाएगा कि DC जनरेटर में हम किसी तरीके से बैटरी एक्सटर्नल नहीं लगाते हैं, सेल नहीं लगाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या कहते हैं, सेल या बैटरी एक्सटर्नली लगा रहे हैं। और ये स्प्लिट रिंग्स वहाँ पर भी आपको मिलेंगी, DC जनरेटर में भी, और यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। उसका सीधा सीधा कारण ये है कि ये बेसिकली एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने के लिए यूज़ किया जाता है। इस वीडियो को आप जाके चैनल पर अच्छे से देख सकते हैं, मैंने समझाया है। अब आ जाइए अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लॉ ऑफ फैराडे। अब बेसिकली इसको कहा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ फैराडे, ये क्वेश्चन जनरली बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 2022 में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस में आता है। बेसिकली ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं लेकिन इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। उसका कारण क्या है देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हम जनरली पढ़ लेते हैं, फैराडे लॉ के कॉन्सेप्ट को हम समझ नहीं पाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। बेसिकली देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैंने बताया था मतलब कि जब कभी भी किसी तरीके से आप किसी भी सॉलिनॉइड के अंदर किसी सॉफ्ट आयरन को रख दीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता ही है कैसे, एक सॉलिनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन के कोर को डाल दीजिए और फिर एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट या बार मैग्नेट को लगा दीजिए। जैसे ये है, ये सॉलिनॉइड है, इसके अंदर एक बार मैग्नेट, सॉरी नॉट बार मैग्नेट, एक सॉफ्ट आयरन डाल दीजिए, कोर डाल दीजिए, और यहाँ पर आप कनेक्ट कर दीजिए गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल साउथ पोल का बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट को क्या करिए, आप आगे पीछे ट्रैवल कराएंगे तो इसके अंदर एक चीज इंड्यूस होकर आएगी, एक टर्म इंड्यूस होकर आएगा जिसको हम कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ को आप बेसिकली क्या कह सकते हो, मोटिव फोर्स। ये मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले कॉन्सेप्ट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसको कहते हैं। मतलब आप इसमें ये देखोगे कि यहाँ पर इस टॉपिक में ये समझना है आपको कि अभी तक इसके जब स्टार्ट किया था हमने चैप्टर, तो वहाँ हमने देखा था कि करंट प्रोवाइड करके मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, लेकिन इस टॉपिक के बाद से ही यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद से ही आपको एसी डीसी जनरेटर देखने को मिलेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखने को मिलेगा। यानी यही टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से हमको ये पता चलता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी वेरिएट करें, चेंज करें, तो हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस विच मेजर्स व्हाट, अ स्मॉल करंट फ्लो इनसाइड द सर्किट। अगर किसी सर्किट के अंदर स्मॉल करंट भी पैदा हो रही है तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन से बता देगा कि हाँ इस सर्किट के अंदर करंट पैदा हो रही है। अब बात आती है कि आखिर करंट पैदा कैसे होगी। तो मैंने कहा ना आपसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बताता है कि अगर किसी सॉलिनॉइड के अंदर ऐसे हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए डालते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का बेसिकली काम ये होता है कि वो किसी भी सर्किट के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे मैग्नेटिज्म, वो किसी भी चीज़ को हाईली इंड्यूस करता है, यानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, होल्ड करके रखता है। सॉफ्ट आयरन का काम ये होता है बेसिकली, इस वजह से यूज़ करते हैं इसको। तो हमने क्या किया कि जब मैग्नेट को इसके आगे पीछे लेके जा रहे थे तो इस सॉलिनॉइड के अंदर ये क्या कर रहा था, ये सॉफ्ट आयरन और ये सॉलिनॉइड उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काफ़ी देर तक स्टोर कर रहा था। तो जब काफ़ी देर तक स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या प्रोड्यूस करेंगी, एक तरह का फोर्स, एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी इनसाइड द कॉइल। जब कॉइल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो एनर्जी का मतलब क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। जब ईएमएफ जनरेट होगा तो आपको पता है कि पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वायर के क्रॉस, दोनों एंड के क्रॉस। जब पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब आपको साफ साफ पता चल गया कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने वाली है। ये तो आपको पता चल गया, ये तो बहुत पहले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ कर आए थे। तो इस वजह से गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाना शो करेगा। अब ये पास ले जाने, यानी इस बार मैग्नेट को हम पास ले जाएं, दूर ले जाएं, तब डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा इस गैल्वेनोमीटर में, आपको इस वीडियो में मेरे मिलेगा, इसके बारे में आप पढ़िएगा। हम यहाँ बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए खड़े हुए हैं। आपको मेरी सारी वीडियोज़ में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। अगला टॉपिक है लॉज ऑफ फैराडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आप समझ गए कि बार मैग्नेट को, किसी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को आसपास ले आने से किसी सॉलिनॉइड में हम मैग्नेटिज्म जनरेट कर सकते हैं और ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। तो बेसिकली कहा जाए तो लॉज ऑफ फैराडे का जो लॉ है वो यही कहता है। फैराडे ने बेसिकली दिया है दो लॉ। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरीके से किसी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट को मैं किसी सॉलिनॉइड के पास आगे पीछे लेकर आऊँगा तो उस सॉलिनॉइड के अंदर क्या पैदा होगा, एक करंट इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बेसिकली क्या करेगा, इस सर्किट के अंदर एक करंट इंड्यूस करेगा। तो पहला लॉ तो यही कहता है कि इस मैग्नेट को आगे पीछे ले आओ, मतलब कहने का मतलब समझिएगा, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को एक बार आगे ले आओ और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को एक बार पीछे ले जाओ। आगे पीछे अगर करेंगे तो इस सॉलिनॉइड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा व्हाट, करंट प्रोड्यूस करेगा। और उस सेंस में आप बता सकते हो कि एक बार मैग्नेट को पास ले आने से, एक बार मैग्नेट को दूर ले जाने से किस तरीके से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यही बताता है कि एक बार करंट बढ़ रही है और एक बार करंट घट रही है। इसके बारे में फैराडे ने ही बताया। बेसिकली आप इसके बारे में पढ़ोगे क्लास 12th में, जो फॉर्मूला था फैराडे का, ईएमएफ d∅/dt के बराबर होता है। फैराडे का ये लॉ इसलिए था, ये भी d∅/dt से आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। इस d को आप डेल्टा भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि d का मतलब भी चेंज होता है और डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है। आपके लेवल पर मैं d इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास में डिफ्रेंसिएशन है। डेल्टा आप ये समझ पाओगे, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, यानी ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा,
जब हम इस मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तभी प्रोड्यूस होगा चेंज लाना है ना हमको आगे पीछे। अगर एक जगह ले आके रख दिए तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ बनाने के लिए ही आपको एक बार आगे फिर एक बार पीछे, एक बार आगे फिर एक बार पीछे, यानी आपको लगातार ये डेल्टा ये चेंज प्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा। जब आप लगातार चेंज प्रोड्यूस करोगे, चेंज कैसे प्रोड्यूस होगा, मैग्नेट को एक बार आगे ले आओ एक बार पीछे ले जाओ, तो जब चेंज प्रोड्यूस करोगे तो उसके रिजल्ट में आपको ईएमएफ देखने को मिलेगा। जब ईएमएफ जनरेट हो जाएगा तो आपको पता है करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से, दूसरा जो इन्होंने ये बताया फैराडे ने, ये तो पहला था, दूसरा इन्होंने ये बताया कि जो ये मोशन होगा किसका, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मोशन होगा या जो डायरेक्शन होगा फ्लो करने का किसी सर्किट के अंदर, वो अप्लाइड, जो भी अप्लाई कर रहे हो आप, जिसका जो भी डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हो, जिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है, हमेशा जो बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऑपोजिट सेंस में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमेशा जनरेट होगा, इवॉल्व होगा हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा किसने कहा, फैराडे के लॉ ने, दूसरे लॉ ने कहा। तो बेसिकली इसको फिर समझने के लिए आगे लेंज ने भी कुछ काम किया। लेंज एक साइंटिस्ट थे, यानी लेंज ने ये बताया कि किस तरीके से डायरेक्शन, लेंज ने इस पर ज़्यादा अच्छे से काम किया कि किस तरीके से इस डायरेक्शन को हम रिस्पॉन्स, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किस तरीके से फ्लक्स के चेंज के नेगेटिव साइन के बराबर होगा। यानी अगर फ्लक्स का चेंज इधर हो रहा है तो ईएमएफ उल्टा इधर की डायरेक्शन में हो रहा है। लेंज ने इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बताया। तो बेसिकली ये दो लॉज थे फैराडे के जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2019-20 में पूछा गया था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस लॉ को देख लीजिएगा, ये मैंने पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ाया तो इसी वीडियो को अगर आप एग्जाम से पहले भी देख लेंगे, हाँ मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आप पेपर में अच्छा नंबर लेके आएंगे, मेरी गारंटी है। आप टेंशन फ्री रहिए आप। अब आ जाइए, आपका जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर से वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अब आप एक चीज़ ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछेगा ही नहीं, आपको सिर्फ यही सारी, इन्हीं 5 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। आप इस चीज़ की गारंटी लगा लीजिए, अगर आप इस 5 क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो ये वाला चैप्टर है इसमें से आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब आखिरी चैप्टर, आखिरी जो टॉपिक है वो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल के बारे में डायग्राम के साथ बनाना है। तो डायग्राम के लिए आप उंगली को बहुत परेशान मत करिएगा, आप चाहेंगे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप जैसे XY एक्सिस बनाते हैं उस तरीके से भी अगर आप अपना बना देंगे, इस तरीके से भी इस XYZ एक्सिस को भी इस तरीके से बना देंगे तो आप इसको बता सकते हैं कि ये पॉइंटर है। तो डायग्राम का मतलब ये नहीं कि आपको उंगली ही बनानी है, याद रखिएगा। ये आपका थंब है, बस ऐसे लिख दीजिएगा, और ये आपकी मिडिल फिंगर है। ठीक है, तो इसका इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना आए कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, यानी मतलब इसमें क्या करेंगे हम, ये आप कैसे बना पाएंगे इसको। तो बेसिकली ये सब के सब ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री होते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बना लीजिए, इस तरीके से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बना दीजिए और बता दीजिए कि कौन क्या शो कर रहा है। जैसे इस तरीके से बनाना चाहें आप तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी बना सकते हैं। ये थंब का डायरेक्शन तो हमेशा ऊपर ही होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंटर, और ये आपका मिडिल फिंगर। अब आप यहाँ पर इस फिगर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको पता है, इस फिगर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को और राइट हैंड रूल को आप अपने वर्डिंग्स में कैसे लिखते हैं। जनरली ये 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि इनको लिखिए, राइट डाउन करिए। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑल द 3 फिंगर्स पॉइंटर, मिडिल फिंगर एंड थम्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेयर pointer shows the direction of what, magnetic field lines, middle finger shows the direction of current inside the circuit and thumb shows the direction of force। ये किसके लिए था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए था। सिमिलरली फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहेगा, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑल द 3 फिंगर्स पॉइंटर, मिडिल एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर and where the pointer shows the direction of magnetic fields, middle finger shows the direction of induced current। word याद रखिएगा, सिर्फ current मत लिखिएगा, induced current लिखिएगा। and thumb shows what, the direction of the force। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कुल मिलाकर यहाँ पर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और थंब रूल जब लिख लेंगे, उसके बाद इस फिगर को बना देंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, अगर आप में से जो अच्छा ड्राइंग बनाने वाला होगा, जो अच्छा फिगर बना लेता होगा, वो बना सकता है उंगली जैसा भी बनाना चाहे। जैसे मैं ट्राई करता हूँ, मेरे ख्याल से बनेगा नहीं मुझसे ये, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं एग्जामिनर को समझाने के लिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से।
अदरवाइज़ ये तरीका ज़्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल से। XYZ एक्सेस एग्जामिनर इसे समझ जाता है कि आपने बनाया, बस उसके सामने नाम लिख दीजिएगा सब, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। इन 5 में से 2 क्वेश्चन अच्छे खासे फुल मार्क्स के आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ AC/DC जनरेटर, जिसका वीडियो यूट्यूब पर आप अच्छे से देख के उसको पढ़कर एग्जाम से पहले जाइएगा। साथ ही साथ प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ कर जाना चाहिए। मैंने कहा था आपसे कि 5 में क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप अगर पढ़कर जाते हैं तो इन तीनों में से एक तो जरूर आपको मिलेगा। बाकी इन 5 को पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, 5 ही तो क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा अगर इतना भी नहीं पढ़ पाए तो फिर बेकार ही है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और जो भी चीज़ें नहीं आएंगी, आप अगर AC/DC में कंफ्यूज होइएगा तो वीडियो को जाके पीछे AC/DC का यूट्यूब पे वीडियो है, उसको देखिएगा। और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।